नमस्कार दोस्तों, भारत संदेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की यह कहानी कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव रह गया है और जनता का पैसा सत्ता की सजावट में उड़ाया जा रहा है। जरा सोचिए कि अगर किसी राज्य का चार्टर विमान किसी कथावाचक को घुमाने के लिए इस्तेमाल हो और जब वह विमान से उतरे तो वर्दी में खड़ा एक दरोगा उसके पैर छुए, तो यह दृश्य क्या बताता है? क्या यह बराबरी का लोकतंत्र है या सत्ता के आगे नतमस्तक सिस्टम की तस्वीर? सवाल यहीं से शुरू होता है और सीधा उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है, जहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल के नाम पर जो आयोजन हुआ उसने सरकार, पार्टी और प्रशासन की सारी सीमाओं को मिला दिया। सरकार कहती है यह राष्ट्र का कार्यक्रम था, लेकिन जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक ही दल के नेता मौजूद हों, जब भाषण में विपक्ष को कोसा जाए, जब सपा और कांग्रेस का नाम लेकर हमला हो, तो फिर यह कार्यक्रम सरकारी कैसे रह जाता है? और अगर यह पार्टी का कार्यक्रम था तो फिर सरकारी बसें क्यों लगाई गई? सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी क्यों लगाई गई? पूरे प्रदेश से लोगों को क्यों लाया गया? सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों का विशाल काफिला सिर्फ इस एक आयोजन के लिए लगाया गया। हजारों बसें कई जिलों से, कई 100 किलोमीटर दूर से, ताकि भीड़ दिखाई जा सके, ताकि कैमरे में यह लगे कि जनता का सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन क्या किसी ने यह पूछा कि जिन कस्बों और गांवों से ये बसें हटाई गईं, वहां के लोग कैसे चले होंगे? कोई बीमार हो, कोई गर्भवती महिला हो, कोई मजदूर हो जिसे रोज कमाना था, कोई छात्र हो जिसे परीक्षा देने जाना था, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि सवाल जनता का नहीं था, सवाल छवि का था। सवाल यह दिखाने का था कि सत्ता के पास भीड़ है और इस भीड़ को जुटाने के लिए प्रशासन ने वह सब किया जो आम दिनों में गैरकानूनी माना जाता है। शिक्षकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, रसोइयों को, शिक्षा मित्रों को और कई विभागों के कर्मचारियों को बिना सीधे आदेश के इशारों में बता दिया गया कि पहुंचना जरूरी है। चिट्ठियों में साफ नहीं लिखा गया कि रैली में जाना है, लेकिन भाषा ऐसी थी कि डर साफ झलक रहा था। यह वही तरीका है जिसे इनडायरेक्ट दबाव कहा जाता है। और जब लोग वहां पहुंचे तो मंच से जो भाषण हुए वे किसी सरकारी कार्यक्रम जैसे नहीं, बल्कि पूरी तरह चुनावी थे। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर हमला किया, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि बेरोजगारी पर क्या हुआ, महंगाई पर क्या हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या हुआ, क्योंकि असली मुद्दे मंच से गायब थे। और मंच पर जो दिख रहा था वह था 3 नेताओं का सम्मान, जिनमें से तीनों एक ही जाति से आते हैं। अब सवाल यह है कि जब मायावती ने बाबा साहब अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों के नाम पर पार्क बनाए तो उन्हें जातिवादी कहा गया। जब अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क को विकसित किया तो कहा गया कि यह पीडीए की राजनीति है। लेकिन जब 3 एक ही जाति के नेताओं को राष्ट्र प्रेरणा बताकर मूर्तियां लगाई गईं तो वह राष्ट्रवाद कैसे बन गया? क्या राष्ट्र सिर्फ एक वर्ग का हो गया है? क्या प्रेरणा का मतलब अब सीमित कर दिया गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बाकी समाज के महापुरुषों को इस स्थल पर जगह क्यों नहीं मिली? कल्याण सिंह जैसे बड़े चेहरे को क्यों नहीं याद किया गया? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सत्ता की राजनीति अब प्रतीकों के जरिए संदेश दे रही है, और यह संदेश साफ है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ वोट बैंक है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति की बैठकें होती हैं, कभी ठाकुरों की बैठक, कभी ब्राह्मणों की बैठक। और जब ब्राह्मणों की बैठक होती है तो प्रदेश अध्यक्ष चिट्ठी लिखकर चेतावनी देते हैं, लेकिन ठाकुरों की बैठक पर कोई सवाल नहीं उठता। पिछड़े और दलित विधायक ऐसी बैठक करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि सत्ता का संतुलन वहीं तय हो चुका है। इसी राज्य में एक रेप पीड़िता को न्याय के लिए सड़क पर घसीटा जाता है, आरोपी को बेल मिलती है, मंत्री स्वागत करता है और सरकार चुप रहती है, और उसी समय मंच से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। यही विरोधाभास आज की राजनीति की असली तस्वीर है। दोस्तों, यह सिर्फ एक आयोजन की कहानी नहीं है,
यह उस दिशा की कहानी है जिस ओर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को ले जाया जा रहा है। और यह कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि इसके पीछे और भी परतें हैं, और भी सवाल हैं, और भी चेहरे हैं, जिनका जिक्र अगली कड़ी में होगा। इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म नहीं समझिए, ये तो बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम और गहराई से समझेंगे कि यह पूरी राजनीति किस ओर इशारा कर रही है और इसका असर आने वाले समय में जनता पर कैसे पड़ेगा। इसीलिए देश संदेश के साथ जुड़े रहिए, अगला पार्ट बहुत कुछ उजागर करने वाला है। दोस्तों, अब इस कहानी को यहीं रोक देना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो आपने अभी तक सुना वह सिर्फ उस पर्दे की झलक है जिसके पीछे सत्ता व्यवस्था और लोकतंत्र का असली चेहरा छुपा बैठा है। अब जरा इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब किसी राज्य में सरकारी संसाधन खुलेआम एक राजनीतिक विचारधारा के प्रचार में लगने लगे, जब प्रशासन का झुकाव सत्ता की तरफ इतना साफ दिखने लगे कि जनता खुद को अकेला महसूस करने लगे, तब सवाल सिर्फ एक आयोजन का नहीं रहता, सवाल पूरे सिस्टम का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जनता में हुआ वह कोई अचानक घटा हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसमें छवि निर्माण सबसे ऊपर रखा गया और जनता की जरूरतों को नीचे ढकेल दिया गया। सोचिए, जिस प्रदेश में अस्पतालों में दवाइयों की कमी की खबरें आती हों, जहां सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम हो, जहां युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकना पड़े, उसी प्रदेश में हजारों बसें सिर्फ इसलिए खड़ी कर दी जाएं कि कैमरे में भीड़ दिखाई दे। यह प्राथमिकता तय करती है कि सरकार के लिए सबसे अहम क्या है, विकास या प्रदर्शन, सेवा या शो। और यही फर्क समझना आज सबसे जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं होता, लोकतंत्र जवाबदेही का नाम होता है। लेकिन जब सवाल पूछने वालों को राष्ट्र विरोधी कहा जाने लगे, जब असहमति को गुनाह बना दिया जाए, तब लोकतंत्र का दायरा सिकुड़ने लगता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि ऐसे आयोजनों के बाद टीवी चैनलों पर क्या चलता है। पूरे दिन वही तस्वीरें, वही भाषण, वही तालियां, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इस आयोजन पर कितना खर्च आया, पैसा कहां से आया, किस मद से आया, और क्या इसकी अनुमति चुनाव आयोग से ली गई थी या नहीं। क्योंकि जब सत्ता मजबूत होती है तो सवाल कमजोर कर दिए जाते हैं। मीडिया का एक हिस्सा सवाल पूछने की जगह मंच सजाने में लग जाता है, और यही वजह है कि जनता तक अधूरी सच्चाई पहुंचती है। अब बात करते हैं उस प्रतीक राजनीति की जिसका जिक्र आपने अभी सुना। जब मूर्तियां और स्थल बनाए जाते हैं तो वह सिर्फ पत्थर और जमीन नहीं होते, वह संदेश होते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो संदेश दिया जा रहा है वो बहुत चुनिंदा है। कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ जातियां और कुछ विचार, बाकी सबको या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। और यही वह राजनीति है जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने की काम करती है। क्योंकि जब एक वर्ग को लगातार बताया जाए कि वही राष्ट्र का प्रतिनिधि है, वही प्रेरणा है, वही असली मालिक है, तो बाकी समाज खुद को पराया महसूस करने लगता है, और यही दूरी आगे चलकर टकराव में बदलती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा से एक फैक्टर रही है, लेकिन पहले यह खुलकर नहीं दिखाई देती थी। आज यह खुले मन से दिखाई दे रही है। बैठकें होती हैं, संदेश दिए जाते हैं, और चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। जो वर्ग सत्ता के केंद्र में है उसकी बैठकें सामान्य मानी जाती हैं, लेकिन जो वर्ग हाशिए पर है उसकी एकजुटता भी शक के घेरे में आ जाती है। यही दोहरा मापदंड लोकतंत्र को कमजोर करता है, और जब न्याय की बात आती है तब यह कमजोरी और साफ दिखती है। आपने देखा कि कैसे गंभीर अपराधों में भी रसूखदारों को राहत मिल जाती है, कैसे पीड़ित को लड़ाई लड़नी पड़ती है, कैसे सिस्टम की संवेदना खत्म होती जा रही है, और उसी समय मंच से नैतिकता और संस्कार की बातें की जाती हैं। यह विरोधाभास लोगों के मन में गुस्सा पैदा करता है, लेकिन यह गुस्सा जब तक संगठित नहीं होता तब तक सत्ता तक नहीं पहुंचता। और शायद यही वजह है कि सत्ता इतनी निश्चिंत दिखाई देती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे क्या यह सब यूं ही चलता रहेगा? क्या जनता सिर्फ तमाशा देखती रहेगी, या फिर कोई बदलाव की जमीन तैयार हो रही है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब व्यवस्था अपनी सीमा पार करती है तो प्रतिक्रिया भी जन्म लेती है। वह प्रतिक्रिया कभी तुरंत नहीं दिखती,
लेकिन अंदर ही अंदर पकती रहती है। आज उत्तर प्रदेश में किसान परेशान हैं, युवा हताश है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, छोटे व्यापारी दबाव में हैं और इन सब के बीच सत्ता का उत्सव चल रहा है। यह दूरी जितनी बढ़ेगी उतनी ही राजनीति की जमीन खिसकेगी और यही वह बिंदु है जहां आने वाले चुनाव सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं करेंगे बल्कि दिशा का भी फैसला करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसे आयोजनों की संख्या और बढ़ेगी, प्रतीकों की राजनीति और तेज होगी, विपक्ष को और आक्रामक तरीके से घेरा जाएगा, लेकिन साथ ही जमीन पर एक अलग हलचल भी दिखाई देगी। सवाल उठेंगे, आवाजें उठेंगी और जो आज चुप हैं वे भी बोलने को मजबूर होंगे, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अंत में जनता ही होती है। और जब जनता यह समझ ले कि उसका इस्तेमाल सिर्फ भीड़ के रूप में किया जा रहा है, तब कहानी बदलती है और यही बदलाव की आहट है जिसे आप अभी हल्की आवाज में सुन रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए इस पूरी कहानी को सिर्फ एक आयोजन, एक भाषण या एक वीडियो तक सीमित मत समझिए। ये एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत भी हो सकता है और इसी संकेत को समझना, परखना और उस पर चर्चा करना आज सबसे जरूरी है। अगले भाग में हम इसी मुद्दे को और गहराई से देखेंगे कि विपक्ष इस पूरी राजनीति का जवाब कैसे देगा, जनता के मुद्दे कैसे सामने आएंगे और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है। इसलिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देश संदेश के साथ, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। अगला वीडियो बहुत कुछ खोलने वाला है, तब तक सवाल जिंदा रखिए, सोचते रहिए और सच के साथ खड़े रहिए।